जिस आरक्षण को लेकर बहुत सारे दल अपने अपने मैनिफेस्टो को बखानने से पीछे नहीं हट रहे हैं, वहीं शासन सत्ता में बैठे लोग इस पर कोई हल करते दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। उसी आरक्षण के बारे में आज आप लोगों को जानना चाहिए, विस्तार पूर्वक समझने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है जब आप लोगों को ये समझ में आवे कि आरक्षण क्यों ज़रूरी था, किसके लिए था और इसे किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाने लगा और आने वाले वक्त में इसके ऊपर कितनी गाज गिरने वाली है। यह एक कहावत आजकल कांग्रेस की रैलियों में अक्सर सुनाई देने लगी है। नरेंद्र मोदी का अंतिम लक्ष्य वंचितों का आरक्षण छीन उसे 0% करना है, लेकिन हम 50% आरक्षण सीमा तोड़कर देश में सामाजिक न्याय करके दिखाएंगे। यह कांग्रेस की गारंटी है। राहुल गांधी का ये बयान है, कमोवेश आप लोग अक्सर इसे सुन सकते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपनी ज़्यादातर रैलियों में कहते हैं कि इन लोगों ने कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान बदलकर एससी, एसटी और ओबीसी का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। हंसी नहीं आती है आपको इस तरह के बयानबाजी पर? आप लोगों को समझना चाहिए कि क्या ये एक बहुत बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश नहीं है? इतने दिनों तक शासन सत्ता में रही कांग्रेस इस तरह के कोई कारनामे की जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को लूटकर, काटकर मुसलमानों को देने की कवायद की गई हो। लेकिन आज ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि यह इंडिया गठबंधन का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब वह किसी बड़ी शंखनाद का बिगुल बजाने की तैयारी करते हैं तो उसमें जहर बोए बिना, जहर भरे बिना कोई बात ही नहीं बनती। अब आप लोग जानिए कि हंटर कमीशन और आरक्षण की सुगबुगाहट का क्या मतलब है। आज आप लोगों को ये समझना होगा। दैनिक भास्कर में प्रकाशित यह लेख, मैं इसी के हवाले से आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसे कृष्ण गोपाल ने तैयार किया है। भारत में आरक्षण की कहानी शुरू होती है साल 1882 से, जब ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने भारत में शिक्षा की स्थिति के आकलन और सुधार के लिए इंडियन एजुकेशन कमीशन बनाया। इसे बाद में हंटर कमीशन कहा गया। तब समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने कमीशन के सामने कुछ मांगे रखी थी। उन्होंने वंचित और शोषितों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के साथ नौकरियों में आरक्षण की मांग की थी। फूले चाहते थे कि विद्यालयों में शिक्षकों का चयन पिछड़ी जातियों से भी किया जाए। यह देश में पहली बार था जब किसी ने जाति आधारित आरक्षण की मांग की थी। इसके बाद और छूट-पूट मांगे उठती रहीं। 1891 में त्रावणकोर की सामंती रियासत में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग उठी थी। वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर जयसिंह राव पवार अपनी किताब राजर्षि शाहू छत्रपति जीवन व कार्य में लिखते हैं कि कोल्हापुर रियासत के शाहू जी महाराज 1899 के कार्तिक माह में पंचगंगा नदी में नहाते जाते हैं। तब परंपरा थी कि महाराज के नहाते समय पुरोहित वैदिक मंत्र, वेदों में लिखे हुए मंत्र पढ़ेंगे। एक दिन महाराज के मित्र पंडित राजा राम शास्त्री भी वहाँ मौजूद थे। मंत्र सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि पुरोहित नारायण भट्ट वैदिक मंत्र की जगह पौराणिक मंत्र यानी जो पुराणों में लिखे मंत्र हैं वो पढ़ रहे हैं। शाहू जी ने जब भट्ट जी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि शूद्रों को वैदिक मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। इसका अर्थ था कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू जी को शूद्र मानते थे। अब क्या था, शाहू जी महाराज को एहसास हुआ कि क्षत्रिय कुलवंशम हिंदू पदशाह की उपाधि धारण करने वाले राजवंश के साथ जब ऐसा हो सकता है तो सामान्य वर्ग की क्या दशा हो रही होगी। अब आगे सुनिए। रिसर्चर अरविंद बताते हैं कि उस समय कोल्हापुर में ब्राह्मणों की आबादी करीब 3-4% थी, लेकिन ऊंचे पदों और स्कूलों में उनकी हिस्सेदारी करीब 70-80% तक थी।
शाहू जी महाराज ने बॉम्बे, यानी जो अब मुंबई है उसे पहले बॉम्बे कहते थे, कि गवर्नर को पत्र लिखकर कहा कि न्याय का शासन स्थापित करने के लिए आरक्षण जरूरी है। ऊंचे पदों पर बैठे उच्च जाति के कर्मचारी पिछड़े तबके या गैर ब्राह्मणों की बेहतरी के लिए बनाई जाने वाली नीतियों को ठीक से लागू नहीं होने देते हैं। 26 जुलाई 1902 को उन्होंने कोल्हापुर रियासत में पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू किया। आदेश था कि ब्राह्मण, प्रभु, कायस्थ, शेणवी और पारसी को छोड़कर सभी समुदाय पिछड़ा वर्ग में शामिल होंगे। शाहू जी महाराज ने 1894 में जब गद्दी संभाली तो प्रशासन के 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी तैनात थे, लेकिन आरक्षण लागू करने के बाद 1922 में प्रशासन के 85 पदों में से 59 पदों पर गैर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसलिए शाहू जी को भारत में आरक्षण का जनक कहा जाता है। अभिनव चंद्र चूर्ण अपनी किताब दीज सीट्स आर रिजर्व्ड, कास्ट, कोट्स एंड कंटिन्यूशन और ऑफ इंडिया, कास्ट, कोट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मद्रास में 1912 तक पुरुष ब्राह्मणों की आबादी करीब 3% थी, जबकि रसूखदार पदों पर उनकी हिस्सेदारी 83% तक थी। इस असंतुलन से वहां गुस्सा बढ़ गया था। 1917 में जस्टिस पार्टी ने अंग्रेजों से गैर ब्राह्मणों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी 2 वोट का अधिकार मांगा। 1 वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने और दूसरे वोट से अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। मुसलमानों को इस तरह का अधिकार 1909 में मिल चुका था। अंग्रेजों ने मद्रास विधानसभा की 65 सामान्य सीटों में से 28 को गैर ब्राह्मणों के लिए रिजर्व कर दिया। यह संभवतः ब्रिटिश काल में किसी भी विधायिका में दिया गया पहला जातिगत आरक्षण था। इसके विरोध में कांग्रेस ने 1920 में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया, जिससे जस्टिस पार्टी की जीत हुई। सत्ता में आने के बाद पार्टी ने सरकारी पदों को ब्राह्मणों, गैर ब्राह्मणों, भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों सहित दूसरे समुदायों के बीच वर्गीकृत किया। इस संबंध में सरकार ने कई आदेश जारी किए। कम्युनल जियो कहा गया। साल 1918 में गैर ब्राह्मणों ने मैसूर के महाराजा से सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की मांग की। महाराजा ने इसके लिए राज्य के चीफ जस्टिस लेस्ली मिलर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। मिलर कमेटी ने कहा कि नौकरियों में आरक्षण से सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार में गैर ब्राह्मण अधिकारी होने से गैर ब्राह्मण आबादी की उपेक्षा नहीं होगी। इसके बाद ऊंचे पदों में 50% और निचले पदों में 33% ब्राह्मण कर्मचारी कम करने का निर्णय लिया गया, लेकिन कमेटी की सिफारिशें लागू होने के बाद भी उसका व्यापक असर नहीं हुआ। दरअसल कमेटी ने उन सभी समुदायों या समूहों को पिछड़ा माना जिसमें अंग्रेजी जानने वाले 5% से कम थे। इसका असर ये हुआ कि ब्राह्मण सहित कुछ एक समूहों को छोड़कर सभी समुदाय पिछड़ा वर्ग में आ गए। लेखक अभिनव बताते हैं कि बॉम्बे में शोषित और आदिवासी जनजातियों की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए 1928 में एक कमेटी बनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका हिस्सा थे। कमेटी ने जुलाई 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें 3 समूहों को पिछड़े वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया। पहला, शोषित वर्ग यानी अछूत दलित। दूसरा, आदिवासी और पहाड़ी जनजातियां। तीसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग। जी हाँ, कमेटी ने किसी जाति को पिछड़े वर्ग से हटाने की भी व्यवस्था दी। इसके लिए पिछड़ा वर्ग बोर्ड बनाने के साथ 3 शर्तें रखी गईं। पहला, जाति अब अछूत नहीं रही, यानी इसके साथ छुआछूत खत्म हो गया। दूसरा, जाति ने साक्षरता का संतोषजनक स्तर पा लिया है। जाति का आर्थिक स्तर इतना सुधर चुका है कि उसे अब सहायता की जरूरत नहीं है। बॉम्बे सरकार ने मई 1933 में कमेटी की सिफारिशें लागू कर दी। पिछड़े वर्ग को 1945-46 तक ये लाभ दिए गए।
पहला, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप और फीस में छूट। दूसरा, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में 15% पद पुरुष पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व। तीसरा, सरकारी पदों पर 10% से 20% तक रिजर्वेशन। चौथा, शोषित वर्ग के परिवारों को मामूली दरों पर घर। अब क्या था? ब्रिटिश सरकार ने 16 अगस्त 1932 को दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की घोषणा की थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड को लिखी चिट्ठी में कहा कि वे अपनी जान देकर भी इसका विरोध करेंगे। कोई सुनवाई नहीं हुई तो पुणे की यरवदा जेल में बंद गांधी ने 20 सितंबर को आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब यह खबर लंदन पहुंची तो हंगामा मच गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वे हिंदुओं और हरिजनों का कोई भी फैसला मानने को तैयार हैं। इधर अंबेडकर गांधी के इस कदम से बेहद नाराज थे। गांधी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। क्रिस्टोफर जाफर नॉट अपनी किताब डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचबिलिटी में लिखते हैं कि 24 सितंबर की सुबह गांधी के बेटे देवदास गांधी अंबेडकर से मिलने उनके घर गए। उन्होंने नम आंखों के साथ अंबेडकर से कहा, पिताजी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। अंबेडकर ने अपने दोस्त और तमिल नेता एमजी राजा से इस बारे में बात की। राजा ने उन्हें बताया कि देश के लोग दलितों के बारे में हमेशा यही मानसिकता बनाए रखेंगे कि इन लोगों ने गांधी जी की जान के लिए समझौता नहीं किया। आखिरकार 24 सितंबर को शाम 5 बजे 23 लोगों ने पूना पैक्ट पर साइन किया। हिंदुओं और महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने और दलितों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर ने इस पैक्ट पर साइन किए। समझौते में अंबेडकर दलितों के अलग निर्वाचन मंडल को वापस लेने पर राजी हो गए। वहीं प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित 71 सीटें बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गईं।